Gravitation is a phenomenon due to which two objects having mass attract each other. इनके पास क्या होना जरूरी है? मास होना जरूरी। जिसके पास मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स विथ विच they attract each other is force of gravitation. Force of gravitation. So, what is force of gravitation? It is a force of attraction between two objects and both of objects are having mass. Okay. Now, the name of this force is gravitational force. We call it gravitational force. ये जो gravitational force है, this is one of the fundamental forces of the nature. Nature में हमारे जितने भी forces लगते हैं, उसको हमने categorize किया है, and there are 4 categorizations. These 4 forces are, 2 forces are such which are macro, जो कि हमको नेचर में अपने आसपास दिखते हैं, and 2 forces are in a very small particles called nucleus. न्यूक्लियस में जो लगने वाले दोनों फोर्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो बड़े फोर्स हमको दिखते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नेचर में जो 4 बेसिक फोर्सेस हैं वो बेसिक फोर्सेस कौन कौन से हैं ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। So gravitational force is one of the fundamental forces of nature. Okay, जैसे हमने फ्रिक्शन का फोर्स पढ़ा, तो फ्रिक्शन का फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसी तरह से बाकी सब फोर्सेस के लिए भी हम लोग देखते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं या किसी ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी और फोर्स से ही बने हुए हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स। ओके, ये किसी दूसरे फोर्स से बना हुआ नहीं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ लॉज होते हैं। सो लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉज वैसे तो शुरू से इस पर बहुत से लोगों ने काम किया था, लेकिन इसको बुक के फॉर्म में सबसे पहले प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन ने मेंशन किया, तो इसीलिए उसकी क्रेडिट में इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोज आर लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहले, if the two objects have mass, they will attract each other, and how much will be that force that was given by Newton's laws. Okay, so Newton's law, इसको नोट करते हैं। होल बॉडी अट्रैक्ट करती है, पर
जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है वो सेंटर टू सेंटर होती है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ होती है। ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है। ये इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, तो इस पर ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट ऐसे खींचता है अपनी तरफ, करेक्ट। ये वाला इसको अपनी तरफ खींचता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर हम सब का सम कर देंगे, सब फोर्सेस का, तो हमको क्या मिलेगा कि फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास, ये इन दोनों की तरफ ऐसे काम करता है। ये इसको इधर खींचता है और ये इसको इधर खींचता है। दिस इज व्हाट टोटल फोर्स। ये इतने सारे जो फोर्सेस हैं सबका सम। तो इसलिए कहां से कहां तक लेना है, सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ द अदर बॉडी। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, the force of gravitation between two bodies is directly proportional to product of their masses. ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मींस एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। इस m1 और m2 को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, m1 की वैल्यू 2 टाइम्स कर दी, m2 की वैल्यू 3 टाइम्स कर दी, तो दोनों के बीच का फोर्स 2 + 3 5 टाइम्स हो जाएगा, या 2 × 3 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके लिए न्यूटन ने हमको बताया कि ये वाला जो फोर्स है ये 2 + 3 6 टाइम्स होगा। दैट इज व्हाट प्रोडक्ट। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मासेस m1 एंड m2। m1 एक बॉडी का मास, m2 दूसरी बॉडी का मास। So this proportionality is not addition or any other operation, but which operation? Multiplication. So the force between two bodies is proportionate to their multiplication. दूसरा, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, जितनी दूर जाएगी उतने फोर्स की वैल्यू कम होगी। अगर ये फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसमें भी हमको देखने का है कि अगर हम डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे रखते हैं और कुछ फोर्स F लगता है, अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स हाफ हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या 1/8 हो जाएगा, या 1/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये न्यूटन ने डिसाइड किया, व्हेन यू इंक्रीज the distance 2 times, the force will decrease 4 times. तो डिक्रीज जो है 2 times, 4 times, 6 times ऐसा ना होके क्योंकि r²। So our second law says that this is force is proportionate to 1/r². So these are the two things. Force is proportionate to m1 into m2, and force is proportionate to 1/r². Okay. Then दोनों को कंबाइन कर दिया, combining the two, force is proportionate to m1 m2 upon r. This law, that force is proportionate to 1/r², this is very famous law.
known as inverse square law. Inverse square law. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लगता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी लगता है, दोनों में ये काम में आता है. ओके, सो कंबाइनिंग दीज टू वी गेट F is proportionate to m1 m2 upon r square. और अगर हम इसको इक्वेट करना चाहेंगे then this will be F is equal to, there will be a constant of proportionality G and m1 m2 upon r square. This now what should be this G? G is a constant and Newton said that this constant is known as gravitational constant. Now this force of gravitation act between different planets, different stars in our galaxy, everywhere, and everywhere we will need G, capital G. So capital G is a constant which has to work all over the universe and its value will not change. Therefore we call it universal gravitational constant. Universal gravitational constant. इसकी वैल्यू बताइए जरा. Universal gravitational constant G. Okay, anybody remember the value? 10 to the power 31 minus 11. Is it all right? Okay, 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, if this is value of constant, can you tell whether this constant is a constant having unit or a unitless constant? Is it having unit? Okay, कैसे हमको पता लगेगा? We will find here that what is G equal to. So here G is equal to F R square upon M. Okay, अब इसके यूनिट बनाइए. फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन. दिस इज न्यूटन. R square मीटर स्क्वायर. kg and kg पर kg स्क्वायर. तो G का यूनिट. ओके, यूनिट नोट करिए G का. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, अब इसको देख के इसकी डायमेंशंस निकाल के बताइए. व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ G? डायमेंशंस ऑफ G. ओके, कितनी होगी? m l t माइनस 2 l2 और ये m माइनस 1 m माइनस 2 कितनी हो गई? ओके, न्यूटन फोर्स के लिए हमने क्या लिखा? ml t माइनस 2. मीटर स्क्वायर इसके लिए l स्क्वायर. उसके बाद kg माइनस 2, मास माइनस 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. मास माइनस 1 L3 and T minus 2. These are dimensions of G. Okay, तो अब इस G के बारे में और आगे कैन बी डिफाइन कि ये G क्या होता है. हमने पढ़ा, ये हमने तो कांस्टेंट लगाया. G की वैल्यू कैसी निकाली जाएगी? So next we take definition of G.
फिर से G कहां से आया? According to Newton's law, there is always a force of attraction between two bodies which are having masses. If their masses are m1 and m2 and the distance between their center is r, then the force is proportionate to m1 multiplied by m2. m1 को जितना टाइम्स बढ़ा दीजिए, m2 को भी जितना टाइम्स बढ़ा दीजिए, तो फोर्स कितना इंक्रीज हो जाएगा? दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। उसके बाद force is proportionate to 1 upon r square. If the distance is doubled, then the force will decrease 4 times. If the distance will increase 3 times, then the force will decrease 9 times. So that is known as inverse square law. Okay, so combining the two, we get F is proportionate to m1 m2 upon r square, and we put a constant of proportionality G. Now we are studying how much is the G. So G's value is found in the laboratory to be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the unit. The dimension are those dimensions. Then how can we define G? So if there is a question, define G, then define G. Okay, एक चीज याद रखिए, if there is a question, write Newton's laws of gravitation. Then we will write two laws. One, F is proportionate to m1 into m2. Second, F is proportionate to 1 by r. These are the two laws. ये याद रखिए. उसके बाद ये पूरा आपको लिखना है कहां तक? F is equal to G m1 m2 upon r square. और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी लिखना है, because it is a force, it has a direction. तो अभी वेक्टर फॉर्म हम इसके बाद देखते हैं. तो पहले ये देखते हैं what is, how can we define G. इसमें G डिफाइन करने के लिए हम G को किस भाषा में बताना चाहते हैं? द आंसर है कि G को हम फोर्स की भाषा में बताना चाहते हैं. तो G और फोर्स इन दोनों को इसमें रहने देते हैं, बाकी हर चीज को 1 1 1 कर देते हैं. So what will be this? 1 kg. This is also 1 kg and this R is 1 meter. So if two masses 1 kg each, 1 kg each are kept at a distance of 1 meter. 1 kg each are kept at a distance of 1 meter. Then अगर हमने इसको 1 1 1 कर दिया तो क्या बचेगा? G is equal to F. Then gravitational constant is the force, or the force between them is equal to gravitational constant. Then force between the two. Then force between the two is equal to gravitational constant. Universal gravitational constant G. ओके, ये हो गई इसकी डेफिनेशन. Is there any change in the value of G? Answer: there is no change in the value of G, and that is why it is known as universal gravitational constant. No change all over the universe. ठीक है? That is why it is universal constant.
Okay. Now, this is the force of gravitation, and now we will study F is equal to G m1 m2 upon r square. Okay. Now, the gravitational force acting on a hollow body. ये एक स्फीयर है जो हॉलो है, जैसे कि फुटबॉल, और यहाँ पर एक दूसरा स्फीयर हमने रखा, ये भी वैसा ही है। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बिकॉज इट इज ए फोर्स, इट हैज टू हैज ए डायरेक्शन। तो यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन होगी, ये इस तरफ खींच सकता है, ये इस तरफ खींच सकता है। सो सबका सम करेंगे तो क्या आएगा? हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी है, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज दैट? सेंटर ऑफ मास इज सच ए पॉइंट इन विच वी कंसीडर द कंप्लीट मास टू बी लोकेटेड। इसका पूरा मास कहाँ लोकेटेड माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास पे। इसका पूरा मास कहाँ लोकेटेड माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो इन दोनों के बीच ये जो डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये m1 m2 को ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, और m2 m1 को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा। सो इफ देयर इज ए पॉइंट मास, देन वी नीड नॉट डिफाइन। अगर पॉइंट मासेस हैं तो पॉइंट मासेस को ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक दूसरे को ऐसे खींच लेंगे। पर अगर पॉइंट मास की जगह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस ए बॉडी, तब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है? दिस विल बी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। तो पूरे के मास को हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट मास। उस पॉइंट मास की लोकेशन कहाँ होती है? सेंटर ऑफ मास पे। इस पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ माना जाएगा? एक पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे। और अब पॉइंट टू पॉइंट ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल का फोर्स इस तरह से सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की तरफ लगता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये इस तरह से हम बड़ी बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाला करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक और प्रॉपर्टी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू points, this is acting in a line which is joining the 2 points. Now if there is presence of a third particle, then what is effect on this gravitational force? जैसे हमने यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r12। तो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है? आंसर है G m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, या अप्लाइड ऑन 1 by 2। ये आ गया फोर्स। अब अगर हमने यहां बीच में m3 रख दिया, तो इस फोर्स में कितना डिफरेंस आएगा? क्या ये फोर्स बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या क्या होगा? ये सोचिए। दूसरा, अगर ये m1 m2 हैं, यही वाले m1 m2, और हमने m3 को इधर रख दिया, ये m3, अब इस m1 को m3 इधर खींच रहा है, इस m1 को m2 इधर खींच रहा है। तो m1 और m2 के बीच का फोर्स, m1 और m2 के बीच जो एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? यहाँ m1 और m2 के बीच का फोर्स इसको रखने से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? आप दोनों अलग अलग कैसे समझ रहे हैं? ओके, क्या लगता है कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? तो आवर रूल सेज, वी हैव ट्राइड इट, वी हैव डन इट, दैट देयर इज नो डिफरेंस with the presence of a third body.
नो डिफरेंस विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। इसका ये मतलब है कि अगर ये M1 इस M2 को 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, हमने यहां पर बीच में एक M3 रख दिया, तो M1 M2 पर अभी भी 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, और M3 और M1 इसके बीच में एक अलग फोर्स काम करना शुरू कर देगा। वो इधर काम करना, ये M1 इस M3 को अपनी तरफ खींचेगा और ये M3 इस M1 को अपनी तरफ खींचेगा। दैट इज देयर। वो किस जोड़ी के कारण हुआ? M1 और M3 जोड़ी के कारण। एक और जोड़ी बन गई M3 और M2। M3 को M2 अपनी तरफ खींचेगा और M2 को M3 अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे। ये वाला फोर्स किस किस के बीच का फोर्स है? M2 एंड M3। ये वाला फोर्स M1 एंड M3, और यहां से यहां तक का फोर्स M1 और M2। तो हम ये कहना चाहते हैं कि M1 और M2 के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स अब भी लग रहा है। हाँ, अगर हम भाषा बदल देंगे, ध्यान दीजिए, M1 और M2 के बीच का फोर्स, ये एक भाषा है। दूसरी भाषा क्या है? What is the force on M1 only? Does it change? तो आंसर है yes, it changes. फिर से, the force between M1 and M2 is 100 Newton. It does not change. But force on M1, then we will say M1 is attracted by M2. By which force? That is there. But M3 is also attracting it with a force of 50. Now, how much is the total force on M1? 150. तो किस पर फोर्स चेंज हो गया? M1 पर। तो M1 पे अब फोर्स कितना लग रहा है? 150। उसमें से 100 कौन लगा रहा है? पहले भी कौन लगा? 100 M2 कितना लगा रहा था? अभी भी कितना लगा रहा है? इज देयर एनी चेंज? नो। तो M1 M2 की जोड़ी के बीच चेंज नहीं होगा, लेकिन M1 पर रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो सकता है। वैसे ही ये M3 इस M2 को अपनी तरफ खींच रहा है और ये फोर्स है 25। अब बताइए, M2 को M1 पहले कितने फोर्स से खींच रहा था? 100। अब जब ये वाला हमने बीच में रख दिया तो अभी भी M2 को M1 अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से? 100। M3 M2 को खींच रहा है कितने फोर्स से? 25। तो M2 पर टोटल फोर्स कितना लगा? 125। अभी M1 पर टोटल फोर्स कितना हो चुका है? 150। M2 पे टोटल फोर्स कितना हो चुका है? 125। लेकिन M1 M2 को कितने फोर्स से खींच रहा है? 100। M2 M1 को कितने फोर्स से खींच रहा है? तो M1 M2 के बीच का जो आपस का फोर्स था उसको हमने ये रखा या नहीं रखा, दोनों केस में वो कितना है? 100। ये अंतर कुछ समझ में आ रही है बात? कि एक जोड़ी का जो आपस का फोर्स है वो एक तीसरा पार्टिकल रखने से अफेक्टेड नहीं होता, इनका आपस का अफेक्टेड नहीं होगा। हाँ, इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस बदल जाएंगे क्योंकि इसको इसने इधर खींचना शुरू कर दिया। वैसे ही यहां देखिए, इस M1 को ये M2 इधर खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है 100 से, और ये M3 इस M1 को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लीजिए 40 से। 40 ये हमने बाद में रखा, पहले ये नहीं था। जब ये नहीं था तो M1 और M2 के बीच कितना फोर्स है? 100। ओके, अब हमने इसको रख दिया। अब M1 पर, यहां पर पहले जब इसको नहीं था तो M1 पर कितना फोर्स लग रहा था? 100। अब हम आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन M1? 60। दैट इज ट्रू, क्योंकि M1 पर एक फोर्स इधर लगा है और एक फोर्स इधर लगा है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर ये दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना है? चेंज हो गया इसके कारण। लेकिन ये बताइए, M1 और M2 के बीच
अभी भी फोर्स कितना है? 100 है। उस 100 में से इसको लेंगे तो m1 का फोर्स निकलेगा, लेकिन m1 और m2 के बीच अभी भी 100। कुछ कुछ बात आ रही समझ में? तो जब हम जोड़ी का फोर्स लेते हैं, पेयर का फोर्स लेते हैं, देयर इज नो चेंज इन द फोर्स बिटवीन द टू wherever we place the third particle. So the force of gravitation is not affected by presence of any third particle anywhere. इसको नियम को लिख लेते हैं। Force of gravitation act between two point masses, between 2 point masses. In case of body, or in case of body, what is body? System. The force will be between their center of masses. और दूसरा, the force of gravitation between two particles is independent of presence of any third body. तो थर्ड बॉडी से म्यूचुअल फोर्सेस इफेक्ट नहीं होते, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए सिंगल बॉडी इफेक्ट हो सकता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हो गई ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। दिस फोर्स इज force is a vector quantity. Because it's a vector quantity, it should have magnitude as well as direction. The magnitude of force is g m1 m2 upon r square. Then what is the direction of this force? Can we write the formula, Newton's formula, in vector form? So next we will write gravitational formula in vector form. Okay? Since force is a vector quantity, we can always write this formula in vector form. These are the 2 points, masses m1 and m2. The distance between them is r. This r has a direction from 1 to 2. This. So r1 2 start from 1 up to 2. Okay. Now this is attracted by m2 by a force, and we will call it force on particle number 1 due to particle number 2. So what is the name of this force? F12. Similarly, what will be the name of this force? Force on particle number 2 due to particle number 1. So this is F21. F21 act in this direction and F12 act in this direction. What is the unit vector in this direction? The answer is unit vector in this direction is r cap. 1 to 2. 1 से चलिए 2 तक जाइए, ये डायरेक्शन है r12. Okay. Now what will be the force formula? F is equal to, how do we write a vector quantity? First, magnitude multiplied by unit vector. That gives the total vector.
ये आप लोगों को याद होगा, वेक्टर A कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ A multiplied by unit vector A. This format we will use here. The vector force is equal to the magnitude. How much is the magnitude? G m1 m2 upon r square. This is the magnitude and this is to be multiplied by direction. Now f, which f we want? This f or this f? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? Let us say this first we will take this f on 1 due to 2. Now what is the direction of force on this? Is it from 1 to 2 or from 2 to 1? 1 to 2. So this we will multiply with unit vector 1 to 2. This becomes the vector form of force 1 to 2. Now similarly you can tell me what will be the vector form of force on particle number 2 due to particle number 1. Magnitude G m1 m2 upon r square, and what will be direction now? Yes, 2 1, 2 to 1. So this we will write unit vector 2 1. Unit vector 2 1 means direction from 2 to 1. So this is how we write it in vector form, because this gives the direction. On particle number 1, this is the direction. On particle number 2, this is the direction. Okay. Now there is another way of writing it. We know that a vector A is equal to its magnitude multiplied by unit vector. Then what is unit vector is equal to? The full vector A divided by magnitude of vector A. Right? Now we change this R by this formula. How it will change? The unit vector R will be equal to full vector R divided by magnitude of R. अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? देखिए, F12 is equal to magnitude G m1 m2 upon r square. This is to be multiplied by vector R. कौन सा वेक्टर R? 1 2, जो कि ये यूनिट वेक्टर था, अब ये फुल वेक्टर बन गया R12 और ये R. Now this we can write as F12 is equal to G m1 m2 upon r cube into R12. This. Similarly, F21 is equal to G m1 m2 upon r cube and R21. This is vector form of the force. इसमें दोनों R में क्या आ गया? Q. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस R वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, R वेक्टर की वैल्यू R इंटू यूनिट वेक्टर, वो एक R इससे कैंसिल होगा, ये वापस क्या बन जाएगा? स्क्वायर. तो उसी स्क्वायर को हमने क्यूब बना दिया इस तरह से. So this is the vector form. Vector form. This and now we will study that experiment of Cavendish to find the value of G. इसके लिए उन्होंने we will have only scheme. ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे एक बार, एक लंबा सा बार रखा दिया, उस बार की लेंथ है, let us say this bar has length L. इसके दोनों एंड्स पर लेड का बॉल लगा दिया. लेड का बॉल क्यों लगाया? बिकॉज लेड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट मास.
छोटा सा लेड भी लेंगे तो उसका मास बहुत ज्यादा होगा, सो दैट इज ए पॉइंट मास। ये यहां पर हमने लगा दिया M। अब इसके साइड में इसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया, मींस ऐसे ही लटका दिया, जहां इसने खड़ा होना है हो गया। अब इसके साइड में इस प्लेन में जहां पर ये ऐसे लटक रहा होता है, यहां पर हमने एक बहुत भारी लेड का बॉल लाके रखा और इधर भी एक लेड का बॉल लाके रखा। यहाँ वाला बॉल इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा और इधर वाला बॉल इसको अट्रैक्ट करेगा एंड देयर विल बी ए टॉर्क बिटवीन द टू। ऐसे एक टॉर्क पैदा हो जाएगा इन दोनों के बीच में। वो इस टॉर्क इसको ऐसा घुमाएगा। जैसे ही ये ऐसे घूमने लगेगा, ये जो ऊपर की स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में रिजिडिटी के कारण ये ऐंठना शुरू हो जाएगा, इलास्टिसिटी के कारण। जैसे ही ये ऐसा ऐंठने लगेगा तो ये इसको वापस खींचेगा और धीरे धीरे जैसे ही ये बढ़ते जाएगा, ये वाली पट्टी टाइट होती जाएगी। जैसे एक ये स्प्रिंग हमने लिया, स्प्रिंग को नीचे से टाइट पकड़ लिया और ऊपर से इसको ऐसे पकड़ के घुमाना शुरू किया। छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। ये हम लोग अभी इलास्टिसिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज रिजिडिटी। तो इसको जैसे हम घुमाते हैं, इसके अंदर एक टॉर्क पैदा होता है जो कि इसको वापस ले जाता है। ओके, तो जब नीचे वाले बार में हमने यहां पर दोनों साइड में यहां मोटे मोटे बॉल रख दिए, इधर और इधर, ये तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये दोनों बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस d है, d, देन इसका मास m है और इसका मास m है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? सो द फोर्स बिटवीन बॉल्स कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन का, और इसकी वैल्यू क्या होगी? Gm/d²। ओके, ये फोर्स एक कपल क्रिएट करता है। कैसे कपल क्रिएट करता है? बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस इक्वल, अपोजिट टू ईच अदर एंड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये हमारी शर्त पूरी हो गई कपल क्रिएट करने की। और कपल जब होता है तो वो क्या बनाता है? टॉर्क बनाता है। तो ये टॉर्क बनाएगा। कितना टॉर्क बनाएगा? द आंसर इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? L. So the torque created is equal to, let us say this torque is equal to force into distance between the two forces. So this will be Gm/d². This is to be multiplied by L. This is the torque created. जैसे एक हैंडल को दो फोर्स हम लगा के ऐसे घुमाते हैं तो टॉर्क कैसे निकलता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये हमने टॉर्क बना लिया। अब इन दोनों को इधर भी रखते हैं और उतने ही डिस्टेंस पर इस तरफ भी रखते हैं, तब ये इधर ऐसा दूसरी तरफ भी घूमेगा। दैट विल बी अनदर रीडिंग। ये सर्कल, तो एक बार इस सेट को इधर रखेंगे d डिस्टेंस पे और दूसरी बार इधर रखेंगे फिर से d डिस्टेंस पे। तो दोनों तरफ का हमने ये d डिस्टेंस लिया और दोनों बार इसको हमने स्ट्रिंग को देखा कि ये जब ऐसे घूमेगी और थीटा एंगल तक घूमती चली जाएगी, उसके बाद घूमनी बंद हो जाएगी। क्यों घूमनी बंद हो जाएगी? क्योंकि उस स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है। किसी भी स्प्रिंग को, किसी भी बॉडी को अगर आप ऐसे घुमाएंगे और छोड़ेंगे तो ये वापस आएगी।
क्यों वापस आएगी? क्योंकि इसके अंदर एक उल्टा टॉर्क काम करना शुरू कर देता है। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड टॉर्क है ऐसा, और इसके अंदर एक टॉर्क पैदा हो गया जो कि इसको अपोज करता है। 1 डिग्री हमने घुमाया, 1 डिग्री, ये अंदर का टॉर्क पैदा हुआ टाउ, टाउ 1 डिग्री घुमाने से। 2 डिग्री घुमाने से टॉर्क कितना बनेगा? 2 टाउ। 3 डिग्री घुमाने से 3 टाउ। थीटा डिग्री घुमाने से थीटा टाउ। तो अगर ये यहां से ऐसे थीटा घूमता है, यहां से यहां थीटा घूमता है, तो इसके अंदर कितना टॉर्क पैदा होगा? टाउ इंटू थीटा। ये हमने इसका टॉर्क का कैलकुलेशन किया, ठीक है। अब ये टॉर्क का कैलकुलेशन टाउ इंटू थीटा है, और इसी टॉर्क का कैलकुलेशन क्या किया? जी एम एम एल अपॉन डी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्रिएटेड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू थीटा। पहले जब हमने बॉल नहीं लगाया था, ये ऐसे खड़ा था, जैसे ही बॉल लगाया, बॉल लगाने से ये ऐसे घूम गया। ये कितना एंगल घूमा? थीटा। 1 डिग्री घूमने से हमने माना कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है? टी, टाउ। तो थीटा घूमने से कितना लगा? टाउ इंटू थीटा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर नापा तो टॉर्क कितना आया? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये वाले फॉर्मूले से, थीटा वाले फॉर्मूले से हमने लिया तो कितना निकलेगा? टाउ इंटू थीटा। टॉर्क तो एक ही है, कैलकुलेशन के 2 तरीके हैं, इसलिए बीच में क्या लगाया? इक्वल। अब अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो जी की वैल्यू हमको मिल जाती है टाउ थीटा डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एल। ये जी की वैल्यू है। अब हमारे पास वो जो स्ट्रिंग में टॉर्शन होता है, स्प्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग में जो टॉर्शन होता है, ऐसा घूमने का टॉर्शन, इसको नापने के दूसरे मेथड होते हैं, उससे हम इसका टॉर्शन नाप लेते हैं, ठीक है। कितना एंगल ये घूमेगा वो तो किसी भी चीज से यहां रख के नापा जा सकता है कि ये बिना मास के इस पोजीशन में था, मास रखने के बाद ऐसा घूम गया। और ये एंगल नापना तो बड़ा आसान काम है, ज्योमेट्री में आप नापते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाप सकते हैं? थीटा को भी नाप सकते हैं। सो दिस वी कैन मेजर, दिस वी कैन मेजर, दिस वी कैन मेजर। ये दोनों का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं और एल को भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें लैब में मेजर की जा सकती हैं। अगर इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? जी। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कैवेंडिश ने किया था और इससे इन्होंने जी की वैल्यू निकाली थी, which comes out to be, जो आपने याद की है, 6.67 into 10 to the power -11। तो जी की वैल्यू किसकी क्रेडिट है, किसने निकाली थी? कैवेंडिश। तरीका क्या लगाया था? लेड बॉल्स को लगाया और ये हैवी बॉल्स इधर रखे, इसमें फोर्स क्रिएट किया, फोर्स क्रिएट करके जब ये इधर गया तो कैलकुलेशन किस चीज की की? टॉर्क। टॉर्क की कैलकुलेशन 2 तरह से की, एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से। दूसरी कैलकुलेशन कैसे की? इस पर बाहर से दूसरा कोई टॉर्क लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 डिग्री घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। फिर जब ये ऐसे इधर अट्रैक्ट होता है तो हम काउंट कर लेते हैं कितना डिग्री घूमा, तो हमको क्या पता लग गया? टोटल टॉर्क इसका कितना बना। तो ये दोनों चीजें क्या देती हमको? टॉर्क। इनको इक्वेट किया और सब की वैल्यूज हमको मालूम है, देयरफॉर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जी। तो ये जी की वैल्यू निकाली एंड दिस इज कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट।
ओके, बाद में ये ग्रेविटी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हम इसको कहने लगे ग्रेविटी बाय मून, ग्रेविटी बाय मार्स। तो अर्थ के बजाय और दूसरे प्लैनेट्स पर भी इसको हम यूज करते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अ पर्टिकुलर प्लैनेट। ओके, दैट इज ग्रेविटी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मीन्ड बाय acceleration due to gravity. On the surface of Earth, above the surface of Earth, whenever we drop an object, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉप किया, what we find that there is a force between this mass and mass of the Earth. Mass of the Earth किस पॉइंट से काम करेगा? सेंटर ऑफ मास पर काम करेगा। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को याद रखना कि पूरा अर्थ का मास कहां माना जाएगा। क्या जरूरत है हमको मानने की? जरूरत इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स दो पॉइंट के बीच में लगता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां से यहां का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम r नहीं ले सकते, बिटवीन टू पॉइंट्स होना चाहिए। तो इस पूरे का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये सेंटर टू सेंटर ये हमने लेना है। ये एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा और इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा। ओके, फोर्स क्या क्रिएट करता है? आंसर है फोर्स क्रिएट्स एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हमने यहां पर इस बॉडी को छोड़ दिया फ्रीली, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा और दोनों एक दूसरी तरफ जाने स्टार्ट होंगे। इनके बीच में एक रिलेटिव एक्सीलरेशन पैदा होगा। वो एक्सीलरेशन किस फोर्स के कारण पैदा हुआ? ग्रेविटी। तो उसका नाम क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। सो whenever a body is allowed to fall freely above the surface of Earth, we find that it is falling towards Earth and the velocity goes on increasing because it has acceleration due to gravity. ठीक है? That acceleration is known as acceleration due to gravity. Okay, note कर लीजिए, when a body is allowed to fall, when a body is allowed to fall freely towards Earth, then it undergoes, then due to gravitational force, then due to gravitational force, it experiences or it undergoes some acceleration. This acceleration is called acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके लिए सबको मालूम है, हमने एक सिंबल बना लिया है। व्हाट इज दैट? जी, स्मॉल जी। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन? वी नो दैट
value of G. If Earth has mass m, this body has mass small m, then how much is the force acting on this body? Force according to Newton's law is G m upon r square. What is this r? This r is radius of the Earth. This height is h, height from the surface of the Earth. यहां पर अगर मैंने एक बॉल को यहां 100 मीटर हाइट से छोड़ा, 100 मीटर इज क्वाइट ए हाइट, पर अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और मीटर बनाएंगे तो एस, सो मेनी मीटर्स. इसके सामने 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. सच ए स्मॉल क्वांटिटी कि उसको इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इसलिए हम लोग इस पूरे डिस्टेंस को ही अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, r, because this body is close to the surface of earth. When we say close to the earth, तो ये 5 किलोमीटर भी होता है, हाइट 5 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर. इसलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, all this can be taken as negligible. Okay, so this we write as r square. This is force on the near the surface of Earth, and this force is mass into acceleration. Now this is acceleration due to gravity. So this we will write as mg is equal to Gmm upon r square. दोनों तरफ से small m cancel हो गया. So this is value of acceleration due to gravity, Gm upon r square. Acceleration due to gravity in the terms of mass of the earth, radius of the earth and universal constant, universal gravitational constant. उसके टर्म में ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने ये देखा जी का, ये आपको पक्का याद रखना है. जगह जगह हमको जी की वैल्यू रखने के लिए ये काम में आएगा. राइट? तो अभी तक आपने एक एफ का फॉर्मूला पढ़ा, Gm1 m2 upon r square, और दूसरा ये स्मॉल g का फॉर्मूला, दिस इज Gm upon r on the surface of earth. ओके, तो इसमें ये g की वैल्यू हमने निकाल कर देखी. g की वैल्यू निकालने के लिए हमको m की वैल्यू या r की वैल्यू नहीं चाहिए. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. उन मेथड्स को हम लोग ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पेंडुलम को यूज करते हैं, उसके टाइम पीरियड को देखते हैं और उसको टाइम पीरियड को देख के हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट मेथड. जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम यहाँ छत पर खड़े हो जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा, वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी इन फर्स्ट सेकंड. फिर हम देखेंगे दूसरे 1 सेकंड में और ज्यादा नीचे गिरा, तीसरे 1 सेकंड में और ज्यादा नीचे गिरा. अब ये क्यों ज्यादा होते जा रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है वेलोसिटी? क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन है. तो ये वाली कैलकुलेशन करके टाइम और डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेशन करके हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसके लिए हमने क्या किया, u तो 0 रखा, छोड़ा. उसके बाद टाइम को कैलकुलेट करना है तो क्या बचा फॉर्मूला, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u को हमने 0 कर दिया तो S 1 सेकंड के बाद कितना आया, हाफ g इंटू 1
स्क्वायर। तो देखिए g की वैल्यू कितनी आई 2s1। व्हाट इज s1? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। बस छत से हमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, उसके साथ एक ऐसी स्केल लगी हुई है और स्केल के सामने हमने बॉल को छोड़ा और स्टॉप वॉच चालू किया। इसको छोड़ा, ठीक 1 सेकंड बाद स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। 1 सेकंड के बाद हमने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया और S1 जितना डिस्टेंस आया उसको नाप लिया। उस S को 2 से मल्टीप्लाई किया, उस S को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? G की वैल्यू मिल गई। समझ आया? So it is very easy to find value of G। छत से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़िए, 1 सेकंड बाद वो कहां पर है देखिए, उस डिस्टेंस को निकाल लीजिए और उस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करो, G की वैल्यू आ गई। ठीक है? अब इसमें दूसरी चीजें हो सकती हैं कि एयर का रेसिस्टेंस है, बॉयंसी है, ये दूसरी सब चीजें हैं, तो वो वैल्यू में थोड़ी सी एरर आएगी, बट इट विल गिव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस तरह से आप प्रैक्टिकली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप 1 सेकंड से नहीं निकालना चाहते, 2 सेकंड से निकालना चाहते हैं, तो यहां पर हम टाइम को 2 रख देते। अगर टाइम को 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4। 2 and G will be equal to S2 upon 2। 2 सेकंड में वो जितना नीचे गिरेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी? G की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से G की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू हम निकालेंगे वो किस चीज की वैल्यू है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आती है 9.8। यूनिट बोलिए एक्सेलरेशन का, यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू हमको मिलती है। किसी किसी जगह पर हम देखते हैं कि ये G की वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा वाली जगह तो कोई हमको नहीं मिली, पर कम होती है। ये G की वैल्यू किसी लोकेशन पर क्यों कम हो जाती है, इसके अलग अलग रीजन होते हैं, और ये रीजन अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। देयर आर 4 रीजंस व्हाई द वैल्यू ऑफ G चेंजेस। उस पर हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं और उस पर डेरिवेशंस आते हैं। तो G का ये जो फॉर्मूला है ये आपको पक्का याद रखना है, G = Gm/r। स्फीयर के मामले में 2 रूल। एक, अगर ये एक हॉलो शेल है और इसका कुछ मास है m, पूरा मास यहाँ लोकेटेड है इसके सरकमफ्रेंस पर, और इस बॉल पर हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, तो हम डिस्टेंस कहां से नापेंगे? तो आंसर है कि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और इसी के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ही हमने किस चीज का कंसेप्ट बनाया है? सेंटर ऑफ मास का। सो ऑल दीज मासेस कैन बी कंसीडर्ड एज द टोटल मास इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ मास। इस पूरे का मास अगर m है तो हम क्या मानेंगे? ये m यहाँ रखा हुआ है, बस उसके बाद इस बॉडी को भूल जाएंगे। ये यहाँ पर मास m है, ये वाला डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और इसके बेसिस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे Gmm/r²। ये एक चीज। दूसरी चीज, ये एक स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर यहाँ पर हमने एक दूसरी बॉडी रखी, इसका मास m है, और यहाँ पर एक बॉडी रखी, इसका मास m है। इन 2 बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगेगा? अब इसको सोचने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप ये सोच सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच ये वाला डिस्टेंस है r, तो फोर्स कितना हो जाएगा? Gmm/r²। लेकिन याद रखिए इस केस में ये नहीं लगेगा। सेंटर ऑफ मास तब काम करेगा जब जिस चीज पर हमको फोर्स लगाना है वो एक्सटर्नल है, आउटसाइड।
जब तक ये आउटसाइड है तब तक ये एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसका पूरा मास कहां है, सेंटर में। पर जब ये अंदर आ गया, अब अगर ये अंदर आ गया तो क्या हुआ, यहां पर ये पूरा इसके लेफ्ट साइड में था। अब देखिए ये इतना पोर्शन किधर है, इसके राइट साइड पे, इतना पोर्शन किधर है, लेफ्ट साइड। इसलिए ये वाली चीज नहीं लगेगी। यहां पर पूरा एक ही साइड में था, यहां पर ये दोनों साइड। तो इसमें हमारे पास एक कैलकुलेशन करने का मेथड होता है, दैट वी विल कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, बट दैट विल बी इन क्लास 12। लेकिन उसका रिजल्ट हम अभी से याद रख सकते हैं। और एक छोटी सी चीज आप याद कर सकते हैं, देखिए ये वाले सब मासेस इसको किस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ ये, और ये डिस्टेंस छोटे हैं, ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये इसको किस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ, ये ऐसे। अब इसको इधर भी फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम ये मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कम है, पर डिस्टेंस के कारण इनका फोर्स ज्यादा। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, लेकिन पार्टिकल ज्यादा है, और जब दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। तो लेफ्ट में लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू राइट वाले फोर्सेस। वैसे ही अगर हमने इसका पार्टीशन ऐसे कर दिया, ये, तो आप बराबर बराबर दो हिस्से कर दिए, ऊपर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। किधर भी आप पार्टीशन करिए, इसका पार्टीशन ऐसे कर दिया तो इस तरफ वाले सब फोर्सेस इधर वाले सब फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ये एक हमने प्रिंसिपल बना के याद कर लिया, जो अभी आपने लिखा, इनसाइड ए शेल the gravitational force is 0. ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है। इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर में हो, कहीं पर भी हो सकता है। यहां होगा तो भी 0, यहां होगा तो भी 0, यहां होगा तो भी 0। ओके, सो दिस इज फॉर इनसाइड द शेल। हाँ, तो आप कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी को। पहला पॉइंट क्या हुआ, स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन को आप अंडरलाइन करेंगे, एक्सीलरेशन। एंड व्हाट इज दिस, कांस्टेंट। और वो भी कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कंपैरिजन में दोनों की डायमेंशंस को लिखना है। इसकी डायमेंशन क्या लिखनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये दो चीज हो गई। ओके, तीसरा, थर्ड, द वैल्यू ऑफ जी may change from place to place. Value of small g may change from place to place, while capital G is a constant, do not change. Change and do not change. Okay. Fourth, this value, acceleration due to gravity, is different at different planets. अर्थ में g की वैल्यू अलग है क्योंकि वो अर्थ के मास के कारण है, और अगर हम जुपिटर में जाएंगे तो जुपिटर में g की वैल्यू किसके मास के कारण है, जुपिटर के मास के कारण, इसलिए उसकी वैल्यू एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में गए तो डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन कैपिटल G कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट इट विल चेंज, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज, और ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट।
ओके, ये इनके 3-4 डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आप दोनों की सिमिलैरिटी बता सकते हैं? एनीवन?